Hello students. Students, today's our topic is empirical formula and molecular formula. Thereafter we will discuss about the relationship between empirical formula and molecular formula of a compound. Students, this is the last topic of our chapter number 1, basic concepts of chemistry. So students, let's have a look on these topics. सबसे पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है। तो बच्चों, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? द एम्पेरिकल फॉर्मूला एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड है, कोई भी आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड है CO2, ठीक है, कोई वाटर का कंपाउंड, ठीक है। तो उनका एक मॉलिक्यूल जो होगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, एक एलिमेंट के, अलग अलग एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं जिनसे वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं मिलकर के, ठीक है, वेरियस एलिमेंट्स। उनके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, उन सभी एटम्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज दैट रेशियो ऑफ होल नंबर्स इन विच देयर इज नो कॉमन मल्टीपल और देयर इज नो कॉमन फैक्टर। उन होल नंबर्स के बीच का रेशियो होता है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 1, 2, 3, क्या इनके बीच में कोई कॉमन चीज है? क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर है जिससे ये मल्टीप्लाई हो रखे हों, जो मतलब इनमें से कॉमन, क्या इनमें से कॉमन निकाला जा सकता है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो क्या इनमें से कोई कॉमन चीज निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती ना। अगर मैं बात करूं 2, 4, 6 की, क्या इनमें से कॉमन चीज निकाली जा सकती है? कोई कॉमन नंबर निकाला जा सकता है, 2 निकाला जा सकता है। 2 सभी के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम अगर 2 कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा ये? अगर इसको मैं रेशियो मान लूं तो इसको मैं 1:2:3 लिख सकता हूं ना। तो 2, 4, 6 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:3 होगा, क्योंकि इसको फर्दर हम क्या नहीं कर सकते, इसमें से कॉमन लेके फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा रेशियो जिसको फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर सकते, उसमें से कोई नंबर कॉमन लेके, वो रेशियो ही होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो उसको बोला जाएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और एटम्स का हमें एक कंपाउंड के अंदर जो भी एटम्स हैं उनका वही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें निकालना है, वही होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ग्लूकोज का एक कंपाउंड है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर C6H12O6 का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ही ऑक्सीजन के एटम। एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर C6H12O6 स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि इनके बीच के जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो, उनके एटम्स का रेशियो क्या हुआ? 6:12:6, ठीक है। लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है? क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है? नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि इनके बीच से कॉमन निकाला जा सकता है, जो कि क्या है? 6। अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं इन सभी को तो मेरे पास क्या आएगा? 1:2:1, ये मेरे पास आ जाएगा। क्या अब ये जो हमारे पास रेशियो आया है, क्या इसमें से कोई चीज कॉमन ली जा सकती है? नहीं, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये क्या होगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा ग्लूकोज कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का, क्या? 1:2:1, यानी कि 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये होगा इसका सिंपलेस्ट रेशियो। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो क्या बनेगा? 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि CH2O।
ये बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। तो ये होगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। और दूसरे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं बेंजीन का। बेंजीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H12, यानी कि 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि दोनों का रेशियो कितना हो गया, 6:6 का। दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, 6 को कॉमन निकालेंगे तो क्या रेशियो बनेगा इनका, 1:1 का। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बनेगा, 1:1 का। तो 1:1 में हम कन्वर्ट करेंगे जब इसको, यानी कि एक एटम कार्बन का और एक एटम हाइड्रोजन का, तो फॉर्मूला बनेगा CH, और ये होगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गए, ये दोनों क्या आ गए हमारे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गए, एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये अपने अपने कंपाउंड के। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH2O, और बेंजीन का CH। ठीक है, तो ये था हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ये आप लोगों को पता ही है कि ये सिंपली क्या डिस्क्राइब करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि किस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर। यानी कि जैसे ग्लूकोज का अगर हम एग्जांपल लें, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा कि कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, और ऑक्सीजन के 6 एलिमेंट है, यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि अगर ग्लूकोज का एग्जांपल लें तो C6H12O6, ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि एक्चुअल में इसके अंदर 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई चीज कॉमन ले ली जाए, जो इनके अंदर कॉमन आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो यही से बच्चों निकल के आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एम्पेरिकल फॉर्मूला बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, अगर हम यहां से देखें तो हमने यहां पे क्या किया, 6 कॉमन लिया, 6 कॉमन लेते ही फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूले में। यहां पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, इसमें से हमने 6 कॉमन लिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूले में। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होल नंबर मल्टीप्लाइड विद द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। यही होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और एम्पेरिकल फॉर्मूले के बीच में रिलेशनशिप क्या बन गई कि उनके बीच में सिंपल एक होल नंबर डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन करवा दी जाए तो एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर उसी डिजिट से, सेम डिजिट से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारा निकल के आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ जाती है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये n क्या होगा बच्चों, ये n वही होगा जो हमने कॉमन लिया है, कॉमन नंबर जो हमने लिया है वही होगा n। ठीक है, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा क्या, ग्लूकोज का ले लेते हैं C6H12O6, तो यहां पे n की वैल्यू क्या आएगी, 6 इंटू CH2O। ऐसे हो सकता है ना। ठीक है, तो बेसिकली रिलेशनशिप क्या आएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय विद एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है,
मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, वेयर n इज द कॉमन नंबर, ठीक है, जो हमारा वो कॉमन नंबर जिसको हमने निकाल करके क्या बना दिया है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बना दिया है, ठीक है। तो ये होगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन, एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, जैसे C6H12 है, सॉरी C6H6 है, ये क्या बनाएगा, इसमें भी कॉमन क्या लिया था हमने, 6 लिया था, तो 6 इंटू CH, ठीक है। तो ये बन गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स, इनको समझने के लिए अच्छे से अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स। So students, these are two numericals by which we are going to understand the concept of molecular and empirical formulas. So our first numerical says a compound containing 4.07% hydrogen, 24.27% of percent carbon and 71.65% chlorine. इसके अंदर क्या बोला गया है कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है वो अपने आप में कंप्लीटली 100% होता है, ठीक है। कोई भी चीज हो वो अपने आप में एक 100% उसको लेकर हम चलते हैं और 100% ही वो होती है, ठीक है। उसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं कितना हिस्सा किस एलिमेंट को मिला हुआ है। एक कंपाउंड है 100% है वो, मान लो H2O का एक कंपाउंड है, या कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंपाउंड है, या ग्लूकोज का मान लो C6H12O6 है, वो अपने आप में 100% है। लेकिन उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स का रेशियो डिपेंड के ऊपर से हमें पता चलेगा कितने परसेंट का किस एटम को हिस्सा है, ठीक है। तो एक कंपाउंड है जिसके अंदर 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है, ठीक है। और उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना है, 98.96 ग्राम, 98.96 ग्राम, ये है उसका मोलिकुलर वेट या मास। व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। सो बच्चों, हमें परसेंटेज दी गई है, लेकिन हमें कोई भी वेट नहीं दिया गया, कंप्लीटली वेट कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, जो ये एटम्स हैं इनको इजी करने के लिए, इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पूरे कंपाउंड का जो वेट है वो 100 ग्राम मान लेंगे, ठीक है। दिया गया है हमें 98.96 ग्राम, बट हम 100 ग्राम मान लेंगे, ठीक है। 100 ग्राम में से, क्योंकि हमें इजी होगा फिर, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स कौन से हैं, ऐसे हमें टेबल बनानी है, एलिमेंट्स लिखना है, फिर उसके बाद परसेंट ऑफ एलिमेंट जो कंपाउंड के अंदर है, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिर सिंपल रेशियो हमारे पास निकल के आ जाएगा। कैसे, एलिमेंट्स क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हमें कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। तो सबसे पहले कार्बन का लिख लेते हैं, कार्बन का कितना है, 24.27, ठीक है, ये परसेंटेज है एलिमेंट की। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, 4.07%। उसके बाद क्लोरीन का कितना गिवन है हमें, 71.65%। अब हम लिखेंगे इनके एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, हमने ये क्या मान लिया, 100 ग्राम मान लिया, ठीक है। टोटल जो है इनका सम करके कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, 100% आ रहा है। उस 100% को हमने मान लिया कि कंपाउंड का 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम में से 100 ग्राम का 24.27% कितना बनेगा, 24.27 ग्राम, ठीक है। और 4.07%, 4.07% कितना बनेगा 100 ग्राम का,
4.07 ग्राम, यानी कि ये परसेंटेज है ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी अगर 100 ग्राम में से हम निकाल रहे हैं तो। अब हमारे पास कार्बन का गिवन है 24.27 ग्राम, लेकिन एक मोल के अंदर कितना ग्राम होता है? 12 ग्राम। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब ये एटम है इसलिए इसका क्या होगा? एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है? 12। सॉरी गिवन मास कितना है? 24.27 ग्राम और एटॉमिक वेट कितना है? 12। तो कैंसिलिंग करने के बाद ऑलमोस्ट 2 पे जाएगा ये। ठीक है, 2.02 के अराउंड जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का जो गिवन मास है हमें कितना है? 4.07। ठीक है, और एटॉमिक मास 1। तो कैंसिलिंग करने के बाद ये क्या आ रहे हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? 4.07 मोल्स। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन का गिवन मास कितना है? 71.65 35.5। इसको भी कैंसिल करेंगे तो 2.02 के आसपास ही आएगा। ठीक है, ये कर लेंगे इसको। अब जो है बच्चों हमें नियर अबाउट वैल्यू लेनी है, ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट लेना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? सिंपल रेशियो निकालना है। अब हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो जो मेन स्टेप है हमारा उसके अंदर कैसे करेंगे? जो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू जो है उससे इन सभी नंबर्स को डिवाइड करना है हमें। ठीक है, उससे इन सभी नंबर्स को डिवाइड करना है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इनमें? 2.02 ही है। तो हम क्या करेंगे? इस नंबर को सबसे छोटी वैल्यू जो कि 2.02 ही थी उससे डिवाइड करना है। इसको भी 4.07 को भी सबसे छोटी वैल्यू 2.02, इसको भी 2.02 को 2.02। जब हम इनको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1, ये अप्रोक्सीमेटली 2 और ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यानी कि इनका सिंपलेस्ट होल नंबर हमें क्या करना है? हमें फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, दशमलव के अंदर नहीं लिखना, हमें क्या करना है? नियर अबाउट सिंपलेस्ट होल नंबर देखना है हमें। ठीक है, बिल्कुल नियरेस्ट होल नंबर हमें देखना है इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे होल नंबर क्या है? 1 to 1। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? हाँ, अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो ना होता तो फिर हम इसको कट करके सिंपलेस्ट बनाते, लेकिन हमें मिल ही सिंपलेस्ट रेशियो गया है 1 to 1, जिनके अंदर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इनको आगे फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा? 1 to 1, यानी कि 1 एटम ऑफ कार्बन, 2 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ क्लोरीन, यानी कि CH2Cl। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH2Cl। ठीक है, अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आ गया CH2Cl। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का हमने रिलेशनशिप पढ़ा था एम्पेरिकल फॉर्मूले के साथ, n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब n हमें निकालना होगा तो n क्या जाएगा? अगर यहां मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जगह अगर मैं मॉलिक्यूलर मास रख दूं और एम्पेरिकल फॉर्मूले की जगह एम्पेरिकल मास रख दूं तो भी बात सेम होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर जो मास होगा ये भी उतना ही गुना होगा, उतना ही क्या होगा? गुना होगा एम्पेरिकल मास का, जितना गुना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूले के। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं मास से निकालू वैल्यू तो मास से भी हमारा सिंपल जो हमारा होल नंबर है वो निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? जो हमारा गिवन मास कितना है मॉलिक्यूलर? 98.96 ग्राम डिवाइड बाय हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूले द्वारा मास आया है। एम्पेरिकल फॉर्मूले द्वारा मास देख लेते हैं कितना आया है। C कार्बन का 12 जमा 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 into 1 जमा क्लोरीन का यानी कि 35.5। इनको करने के बाद 12 जमा 2 कितना हो गया? 14।
14 प्लस 35.5, 14 प्लस 35 49.5, ये वैल्यू आएगी इसकी। ये 49.5 ग्राम हमारी एम्पेरिकल फॉर्मूले की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे हम 49.5 ग्राम से, तो अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट होल नंबर हमें देखना है किस पे कर सकता है, 49 2 जा 98, तो नियरेस्ट होल नंबर, बाकी की हम वैल्यू छोड़ देंगे। होल नंबर देखना है हमें, बगल मतलब पास वाला सबसे क्लोजेस्ट होल नंबर देखना है हमें, क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 आएगा n, और n इंटू यानी कि n इंटू EF क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आया है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली क्या आएगा, CH2Cl था, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, C2H4Cl2, ये आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल सेकंड है जो हमारा, अ कंपाउंड कंटेन्स सोडियम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज एन, सोडियम इज इक्वल्स टू 14.28%, सल्फर इज इक्वल टू 9.92%, हाइड्रोजन इक्वल्स टू 6.20% एंड ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 69.60%। ये अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट गिवन है जो प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, यानी कि सिर्फ यहां तक करना है हमें। तो कैसे, वही पैटर्न हमने सोडियम सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख लिया जो एलिमेंट्स इसके अंदर है। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सोडियम की कितनी है 14.28%, सल्फर की 9.92%, हाइड्रोजन की 6.20%, ऑक्सीजन की 69.60%, ठीक है। अब हम एटॉमिक मास देखते हैं क्या होता है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास कितना होता है 23। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक मास होता है 32। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास होता है 16, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अब हमारा गिवन मास वही हम क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या मानेंगे हमें, क्योंकि क्या इसमें तो दिया भी नहीं है, इसमें वेट नहीं दिया ना, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें मान लेंगे 100 ग्राम है जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है कंपाउंड का, वो कितना है 100 ग्राम है। 100 ग्राम है तो 100 ग्राम का 14.28% कितना बनेगा 14.28 ग्राम, 9.92% कितना बनेगा 100 ग्राम का 9.92 ग्राम, ठीक है। यानी कि सिंपल इसकी परसेंटेज ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी, वही हो जाएगा इनका मास, अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं पूरा कंपाउंड, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा गिवन मास है 14.28 ग्राम। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट का निकाल रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं मॉलिक्यूल के तो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, लेकिन हमारे पास एलिमेंट है तो एलिमेंट का निकालने के लिए गिवन मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास यानी कि 23। अब इसका करेंगे जब, तो ये आएगा 9.92 जो गिवन मास है और डिवाइडेड में एटॉमिक मास 6.20 गिवन मास है, डिवाइड में एटॉमिक मास 69.60 डिवाइड में 16 जो कि है एटॉमिक मास। अब जब इनकी कैंसिलिंग करेंगे तो ये आएगा इसके अराउंड आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देंगे, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमें क्या लेना है नियरेस्ट होल नंबर लेना है, बाद में तो रेशियो में नियरेस्ट वैल्यू लिख देंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देंगे। तो इसका कितना आएगा 3 1, इसका कितना आएगा, ये 6.20 था ना, तो ये आ जाएगा, ये तो 6.20 ही आ जाएगा। अब इसका कितना आएगा,
इसके आसपास आएगा, ठीक है। तो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, हमारा सोडियम क्या आ रहे हैं 0.63, सल्फर क्या आ रहे हैं 0.31, हाइड्रोजन क्या आ रहे हैं 6.20, ऑक्सीजन क्या आ रहे हैं 4.35 नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब हमें निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो का लास्ट स्टेप करने का क्या था, हमें इसमें देखना है जो सबसे सिंपल, जो सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है, इसमें 0.61 है, सॉरी 0.31 है। अब इससे इन सभी नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी कि 0.63 को भी डिवाइड करेंगे 0.31 से, 0.31 को भी डिवाइड करेंगे 0.31 से, 6.20 को भी डिवाइड करेंगे 0.31 से, 4.35 को भी डिवाइड करेंगे 0.31 से। अब इवेल्युएट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2, ये 1, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 20, ये आएगा 14, 3 42, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 14, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेट जो हमारे नियरेस्ट होल नंबर आएंगे वो 2, 1, 20 और 14, ठीक है। क्या इन सभी में कोई कॉमन नंबर है? 2 में है, सॉरी 3 में है, लेकिन 1 के साथ नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा रेशियो 1 आ गया। तो अब इनमें कोई नंबर नहीं है कॉमन, तो इसलिए यही क्या होगा, हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो इस कंपाउंड का होगा। यानी कि सोडियम के 2 मोल्स, सल्फर के 1 मोल्स, हाइड्रोजन के 20 मोल्स, ऑक्सीजन के 14 मोल्स। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं Na2H20O14। ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, Na2H20O14, ठीक है। तो ये था हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला और न्यूमेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। एंड स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2। थैंक यू क्लास।